ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, देखिए, यस्टरडे आई वा एक्सप्लेन अबाउट ये लैंड सेटलमेंट या मेजर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आपका, जिसमें इजरादारी परमानेंट सेटलमेंट और फिर इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स ऑन ब्रिटिश एंड या कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द पीजेंट ऑन द पीजेंट। फिर महलवारी सिस्टम में भी था कि हॉल्ट मैकेंजी ने उस सिस्टम को चेंज करके, जैसे कुछ और स्टेट में इधर नॉर्थ इंडिया के, जिसमें कल्टी रायूत जो लैंड लॉर्ड थे उनकी जगह पर जो है महल सिस्टम दिया गया। महल मतलब विलेज, और गांव के जो मुखिया होते हैं उसको हेड उनका बनाया गया, रेवेन्यू को वसूलने और सब चीज़ों का। रयोतवारी सेटलमेंट पे रयोती मीन्स होते हैं कल्टीवेटर्स। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, ज्वाइन होते रहिए जल्दी जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो द रयोतवारी आर मुनरो सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसको थॉमस मुनरो ने दिया था। was introduced in the Madras Presidency by Thomas Munro. It was further extended to Bombay Presidency and Assam overall. स्टार्टिंग में मद्रास में किया गया, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पूरे आसाम में। तो इस तरह से ये ओवरऑल 51% ऑफ कंपनी टेरिटरीज, कंपनी के टेरिटरी जितना उनके एरिया था उसमें लगभग 51% एरिया पर रयतवारी सिस्टम लागू हो गया था। द प्रायर टू मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर Reed had tried to Rayotwari system on small scale in areas that were annexed by the British from टीपू सुल्तान। मतलब जो एरिया टीपू सुल्तान का लिया था ईआईसी ने ड्यूरिंग वार एंड अलायंस ट्रीटी के साथ, उस पर जो है किया गया। इन साउथ इंडिया देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार। साउथ इंडिया में कोई उस परंपरागत ढंग से कोई जमींदार पहले से नहीं था। लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द कल्टीवेटर्स। लैंड कल्टीवेटर की ही होते थे, मतलब जैसे हम मालिक हैं तो हमारे नाम खेत होता था, जिनको हम राइट्स कहते हैं। बोथ मुनरो एंड रीड फेल्ट, इसमें दो नाम आता है आपका, एक मुनरो और दूसरा अलेक्जेंडर रीड। ये अलेक्जेंडर पढ़ा नहीं, इस नाम ही है, इसीलिए इसको मुनरो रीड सिस्टम भी कह सकते हो। तो दोनों ने, मुनरो एंड रीड, फेल्ट दैट लैंड सेटलमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद द रयोट्स। तो इस तरह से इन लोगों ने फील किया कि लैंड सेटलमेंट जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसको डायरेक्ट कल्टीवेटर्स से ही जोड़ा जाए, किसानों से सीधा संबंध। द सिस्टम केम टू बी नोन एज रयोती सिस्टम या रयतवारी सिस्टम। इसीलिए ये सिस्टम जो है रयतवारी सिस्टम के नाम से जाना गया। द लैंड रेवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड बाय द जमींदार और लंबरदार। इनके द्वारा कलेक्ट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ लंबरदार या जमींदार नहीं थे। वाज टेकन फ्रॉम द रयोट्स आर कल्टीवेटर्स डायरेक्टली। किसके द्वारा? कल्टीवेटर्स के द्वारा। दे डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और वो खुद ला करके उसे सरकारी खजाना में जमा करवाते थे। तो ये तो था सिस्टम। क्या था पॉइंट इसके, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। आज किसी ने क्वेश्चन नहीं सेंड किया बना के, क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, हर पेज से बनाइए कुछ क्वेश्चन, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि हम आपसे जब पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। According to this system, cultivators became landowners and there was no intermediary for collecting the revenue. इस सिस्टम के अनुसार कल्टीवेटर से ही रियल लैंड ओनर थे, मालिक थे, और इसमें कोई मीडिएटर के रूप में लैंडलॉर्ड या ये जो है जमींदार या लंबरदार नहीं थे।
इसके पहले था फर्स्ट वाले में जिसमें हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट में। परमानेंट सेटलमेंट में एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ था, जमींदार ग्रुप, लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो सब कुछ समस्याओं को जो निपटारा करना होता था जमींदार, और टैक्स फिक्स कर दिया गया था 10 ईयर और ऐसे। तो ईआईसी को केवल टैक्स से मतलब था, किसानों की समस्या वो जमींदार अपना देखे। और इस तरह से किसान लैंडलॉर्ड उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बोते थे कि आप कमर मतलब इस तरह का प्रोडक्शन ज़्यादा करो जिससे उनको भी प्रॉफिट मिले। क्योंकि रेंट जो था, रेवेन्यू फिक्स था कि इतना ही हमें देना है सरकार को, बाकी जितना इनफ कमा लेंगे उनका अपना फायदा होगा। बाद में ये फिर देखा गया कि इसमें तो लैंडलॉर्ड ज़्यादा धनी होते जा रहे हैं या ऐसे हो रहा, तो फिर उधर महल, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम दिया। महल मतलब गांव के मुखिया को, फिर इधर जो है आकर के सीधा सीधा कल्टीवेटर से ही हो गया। अब आप पढ़ेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन, व्यापारीकरण जिसको कह सकते हैं, व्यापारिक खेती। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स, अंडरलाइन कीजिएगा, दैट पीजेंट ग्रोज मोर देन व्हाट ही हैड हिज फैमिली। मीन्स अपने एक्सटेंसिव कॉमर्स क्रॉप को ना ग्रो करके कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करें। लाइफ सब्सिस्टेंस जिसको कहते हैं, जीविका चलाने के लिए जो किसान हमारा परंपरागत ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो करता था, व्हीट, राइस एंड अदर, इसके जगह पे उन्हें फोर्स किया गया ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडिगो, ओपियम एंड अदर खेती करिए। It usually happen in an economy where the land revenue is collected in cash rather than as parts of produce। क्या हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन जो है कैश, नगद जमा होने लगा, उसके बदले में एक्सचेंज की क्या वो प्रोड्यूस कर रहे हैं धान गेहूं, वो नहीं, तो नगद आप जमा करिए। During the colonial period, commercialization of agriculture was the outcome of the three land revenue settlement। क्या था ये जो कमर्शलाइजेशन है, ये तीनों जो लैंड रेवेन्यू हम लोगों ने पढ़ा, इसी का एक तरह से आउटकम है, इसी का रिजल्ट, परिणाम है। These settlement were based on cash payment and once in place, agriculture commercialized rapidly. All classes of people, including the jamidar, lamardar, and ryots, had to make provision for cash। जितने भी ग्रुप थे, तीनों जो हमने पढ़ा, लंबरदार, जमींदार और रयोती असली किसान, इन सब को जो है कैश के रूप में टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू। दे सोल्ड अ पार्ट्स ऑफ दियर प्रोड्यूस इन द मार्केट। वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, क्रॉप जो ग्रो करते थे, उसको मार्केट में बेचते थे, फिर उसके बाद नगद। तो इस तरह से दोनों तरह से उनका शोषण होता था। नहीं तो वो, हाँ हेलो, एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई? हाँ तो पूछते भी रहिए क्वेश्चन आप बीच बीच से, कि हर चीज और समझ के सही से आप लिसन ध्यान से उस पॉइंट पर देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ मैप दिया गया है, इस मैप में आप उसको देखने का, समझने का प्रयास करिए। लीजेंड दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट है हल्का लाउड पिंक कलर, रयोती ग्रीन एंड महलवारी येलो। तो किस एरिया में क्या था ये आपको पता चल जाएगा। इधर है, इन द रूरल एरियाज द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन कॉमर्शियल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप बिगन। गांव एरिया में क्या किया गया कि उनको फोर्स किया गया किसानों को, आप ज्यादा से ज्यादा जो है, हाँ क्या करिए, प्लांटेशन या कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करिए। पीजेंट वर एनकरेज टू कल्टीवेट हाई वैल्यू कॉमर्शियल क्रॉप, जिससे इनको ईआईसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब था, किसान भूखों मरे या क्या हो उससे नहीं। which were not needed locally and were only fit for export। किसके लिए? एक्सपोर्ट, निर्यात। लोकली मतलब नहीं कि लोकल मार्केट में उसका वो बेच करेंगे, वो सीधा सीधा
दूसरे कंट्री में इसका एक्सपोर्ट करना चाहते थे। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कृषि के व्यापारीकरण का क्या। कमर्शियल क्रॉप वर ऑफन कल्टीवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप, किसके बेस पर बेचा गया, फूड क्रॉप के कीमत पर, कि आप फूड क्रॉप मतलब जो सब्सिस्टेंस लाइफ जीविका चलाने के लिए था उसकी जगह पे वो कमर्शियल, तो खाएंगे क्या, उनको खरीदना पड़ेगा और मार्केट में ज़्यादा अपना प्रोडक्ट लेस प्राइस पे बेचेंगे और ज़्यादा प्राइस पे खरीदेंगे, तो किसान इसलिए और गरीब हो गया। द प्लांटर्स यूज्ड द फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑपरेशन टू फ्रोज, फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करते थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे किसानों को कि ठीक है तुम ये चीज़ ग्रो करो और हमको ही अपना प्रोडक्शन देना और हम तुम्हें ये पैसा देंगे। तो एक तरह से फ्रॉड, भ्रष्टाचार जिसको कह सकते हैं। पीजन टू कल्टीवेट देम, दिस लेड टू द इम्पोरिशमेंट ऑफ द फार्मर, इससे क्या हुआ, हमारे किसानों का गरीबीकरण हो गया। व्यवसायीकरण तो खेती का हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ, लेकिन किसानों का गरीबीकरण हो गया, बेचारे गरीब होते गए। जो सेल्फ ऑटोनॉमी थी, सेल्फ सफिशियंसी उनकी ख़त्म हो गई, उनको अपने जीविका के लिए भी, धान गेहूं के लिए भी अब दूसरे पर ही डिपेंड रहना है। भाई जब हम ग्रो नहीं करेंगे तो हमको खरीद के खाना पड़ेगा ना। Since these crops were sold in international market, their demand fluctuated widely. These crops sold, ये जो क्रॉप्स को कहाँ इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे और ये हमेशा फ्लक्चुएट करते थे, कभी बढ़ना कभी घटना। इट इन द ईयर्स ऑफ गुड हार्वेस्ट, मतलब जब फसल अच्छी हो जाती थी तो दाम घट जाते थे और जब फसल अच्छी नहीं होती थी। वैसे भी आज डिमांड कब होती है, जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होता है तो उतना डिमांड नहीं रहता है तो रेट कम हो जाता है, और जिस दिन सप्लाई नहीं होता उस दिन देखिए रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ओके, बेनिफिशियल in the years of good harvest, it benefited the peasant, but in case of poor harvests, it peasant suffered badly because much of the land was set aside for non-food crop. क्या होता था, नॉन फूड क्रॉप, मतलब फूड क्रॉप नहीं ग्रो होते थे। द पीजन डिड नॉट हैव इनफ टू ईट, किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए नहीं रह जाता था। द फेमाइन कंडीशन देयरफॉर बिकम अ स्टैंडिंग फीचर, दस द बंगाल फेमाइन, और इसीलिए जो है वो जो कंडीशन आई बंगाल में 1770 में लगभग भूखमरी की स्थिति आ गई। फेमाइन मतलब जब क्रॉप अच्छी नहीं हुई और लोगों के पास भंडारण नहीं थे तो लोगों खाने की समस्या हो गई, जीविका मुश्किल हो गई। तो बंगाल में भूखमरी उस समय। एंड अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाइल द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 मार्क इट्स क्लोजिंग ईयर। तो इस तरह से EIC के ये अर्ली ईयर में था, और एक बार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल ख़त्म हो रहा था इंडिया में, उस समय भी बंगाल में फेमाइन कंडीशन आई थी। 1943 में भूखमरी की स्थिति हो गई थी कि क्रॉप अच्छी नहीं हुई। अगला है व्हाट टाइप ऑफ मार्केट फैसिलिटेटेड द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह का मार्केट सुविधा होनी चाहिए जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, हमारे किसान कृषि का व्यवसायीकरण। मेजर कॉमर्शियल क्रॉप इन द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियल रूल, ओपियम एंड इंडिगो, दो ही मेन कॉमर्शियल क्रॉप थे उस समय, ओपियम एंड इंडिगो, अफीम और नील की खेती। फ्रॉम मिड 19th century, मध्य 19th century में डिमांड ऑफ न्यू कमर्शियल क्रॉप इंक्रीज, जूट, कॉटन, रबर फ्रॉम इंडिया। जूट, कॉटन, रबर मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में, फैक्ट्रीज और सब, तो कॉटन फैक्ट्री के लिए, टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कॉटन और जूट के लिए जूट, रबर
ये सब प्लांटेशन में आएंगे, रबर है, कॉफ़ी है, टी है, वर नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग यहाँ से ग्रो करवा के यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ओपियम ओपियम was cultivated in western India and exported to China in exchange for Chinese tea। वेस्टर्न इंडिया में इसको ग्रो किया जाता था और चाइना में इसका निर्यात हो करके वहाँ से एक्सपोर्ट चाय की जाती थी। The British bought tea from China and had to pay for its silver because the Chinese did not want western goods। क्या होता था, ब्रिटिश लोग चाइना से चाय लाए, इंडिया में आज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और चाइना में इसके बदले लोग सिल्वर मतलब चांदी के कॉइन्स सिक्के देते थे, क्योंकि चाइनीज लोग जो है वेस्टर्न गुड्स नहीं खरीद, उनकी देखिए शुरू से पॉलिसी सही रही और हम लोग उन्हीं पर डिपेंड हो गए वेस्टर्न पर। सून दे केम अप विद वेरी करप्ट प्लान, और इसीलिए उन लोगों ने वो रेवेन्यू को कम मतलब राजस्व खर्च कम हो उसको करने के लिए क्या हुआ, करप्टिंग मतलब धोखा चीटिंग करना या गलत योजना बनाया। इंडिया स्मगलिंग इनटू चाइना, ओपियम का चाइना में स्मगलिंग, और आज भी देखिए अफीम और ये सब क्या है स्मगलिंग में आता है, जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अगर आप रखे हैं तो आपकी पकड़ मतलब हो जाएगी, ये सब बैन है। ब्रिटिश टूक अब दिस कंप्लीटली इलीगल ट्रेड, अवैधानिक जिसको कह सकते हैं व्यापार शुरू किया, फाइनेंस दियर टी ट्रेड। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो वाज अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम 16 टू लेट 19 सेंचुरी। 16वीं से लेकर के लेट 19 सेंचुरी तक जो है ये मेजर आइटम रहा इंटरनेशनल व्यापार का। इट वाज यूज बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर टू डाई, कपड़ा व्यवसायी कपड़ा निर्माताओं के लिए इसका यूज डाई के लिए होता था। इंडियन इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और कॉटन प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तो इंडियन नील की डिमांड बढ़ी, क्योंकि ये अच्छा होता था डाई के लिए। अनदर रीजन वाज द अबंडेंट ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन द कैरेबियन आइलैंड। क्या था, कैरेबियन आइलैंड में भी पर्याप्त मात्रा में नील की खेती होती थी। 18th सेंचुरी आफ्टर द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्ड ऑन द इंडिगो प्लांटेशन, जब अफ्रीकन स्लेव्स अफ्रीका के जो दास गुलाम पकड़ के आते थे उन लोगों ने इंडिगो प्लांटेशन में काम करने से मना कर दिया, रिवोल्ट किया 1791 में, और लेबर समस्या हो गई तो चूंकि इस खेती के लिए लेबर ज़्यादा चाहिए तो ये लोग इंडिया की तरफ रुख किए, क्योंकि महंगा होने लगा उनके लिए, लेबर वेग ज़्यादा और सब तमाम चीज़ें। इंडिगो कुड बी प्रोड्यूस इन बंगाल, बंगाल में भी इसका उत्पादन हो सकता था, इसीलिए उसका लार्ज क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ द पीपुल एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, और इसके लिए क्या था, सस्ते में लेबर सप्लाई हो। बिसाइड द क्वालिटी ऑफ बंगाल इंडिगो वाज एक्सीलेंट, इसके बजाय जो है बंगाल के नील की क्वालिटी भी अच्छी थी, इसलिए EIC जो है किधर रुख किया, बंगाल की तरफ। So the EIC began to look for ways to bring large area in Bengal under indigo cultivation। नील के खेती में एक बड़ा हिस्सा जो है उपयोग किया। There were two main system of indigo cultivation India, एक निज और एक रयोती सिस्टम। निज का मतलब है स्व अपना, EIC उनके जो प्लांटर्स होते थे वो लोग खुद अपना करवाते थे, और दूसरा निज रयोती मतलब जो किसान अपना प्रोडक्ट्स करते थे। तो यहाँ आपका दिया गया है निज और रयोती पेज नंबर 33 पर। अंडर दिस सिस्टम प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड दे डायरेक्टली कंट्रोल,
ऐसे लैंड पर करते थे जिस पे उनका अपना कंट्रोल होता था। आइदर दे बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर, या तो खरीदते थे या तो रेंट पर लेते थे, पैसे पर। हायर लेबर्स वर अपॉइंटेड, और यहाँ पर हायर लेबर मतलब पैसे में लोग लेबर को लाते थे, नियुक्त करके उससे खेती करवाते थे। रयोती में क्या था? सिंस द प्लांटर्स फेल्ड विद द निश सिस्टम, मतलब निश सिस्टम में प्लांटर, अभी दोनों का प्रॉब्लम एक साथ पढ़ा रहे हैं। मतलब एक बार निश सिस्टम ये हो गया इनके अंडर, खुद मतलब जो है प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड, अपने ज़मीन पर। जो प्लांटर्स होते थे वो अपने ज़मीन पर या रेंट पर लेके करवाते थे, किसानों को लेबर को हायर करते थे। और जबकि जब इस मामले में फेल हो गए निश सिस्टम, तो रयोती सिस्टम को उन्होंने कल्टीवेटर्स को दे दिया, उन पे फोर्स किया कि आप जो है खेती करिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर साइन बिटवीन द रयोट्स एंड प्लांटर्स, प्लांटर्स और रयोती के बीच में एक साइन हुआ कि आप अपना प्रोडक्ट हमें ही देंगे। रयोट्स वर गिवन लोन्स टू फोर्स टू ग्रो, उनको लोन दिया जाता था फोर्सली कि आप नील की खेती करिए। लीज 25% ऑफ द एरिया अंडर दियर होल्डिंग। Later the peasant were informed that loans could be repaid only by supplying indigo, और बाद में उनको क्या कहा जाता था कि लोन तभी दोबारा मिलेगा जब आप ये प्रॉमिस करो कि अपना प्रोडक्ट जो है हमें ही बेचोगे, लोप का। इस तरह से किसान हमारे फंस जाते थे। अगला प्रॉब्लम क्या था निश सिस्टम में? Indigo could be cultivated only on fertile land which were densely populated. कहाँ पे ग्रो होता था? फर्टाइल लैंड में, और जो कि ज़्यादा मतलब जैसे बेसिन हम समझ सकते हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्रा बेसिन। When the British tried to evict the tenants from these areas, they faced conflict. और जब ब्रिटिश लोग ऐसे एरिया को लेने का या उस प्रयास करते थे तो उनको जो है काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता था। दे कुड नाइदर हायर लेबर, ना तो लेबर को हायर कर सकते थे, ना ही अरेंज फॉर प्लाऊ एंड बुलक्स, बैलों और हलों की खेत की भी व्यवस्था नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारे बैल हल उस समय किसान अपने अपने कामों में लगाए रहते थे। सीजन रहता था उनका धान का, राइस का और अदर का, अपने में लगे रहते थे। बिकॉज द पीजेंट वर बिजी ऑन दियर ऑन फील्ड, किसान खुद अपने फील्ड में, इसलिए वो लोग रयोती सिस्टम की तरफ आए। इसमें क्या प्रॉब्लम था? पीजेंट ग्रोइंग इंडिगो ऑन दियर फील्ड रिसीव्ड वेरी लो प्राइस, खेती तो करते थे बेचारे लेकिन इनको कम दाम मिलता था। दे वे आर अनेबल टू रीपे द लोन, अगर वो लोन वापस करने में समर्थ नहीं होते थे, असमर्थ रहते थे, फेल इनटू द कर्चस ऑफ मनी लेंडर, तो इस तरह से मनी लेंडर के हाथों की कठपुतली बन जाते थे, उन्हीं के मकर जाल में फंसे रहते थे। आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो द पीजेंट कुड नॉट सो द सेम लैंड विद राइस, इंडिगो की खेती करने के बाद उसी लैंड पर वो धान नहीं बो सकते थे, क्योंकि इसके लिए इंडिगो एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे पिपरमेंट हम लोग करते हैं तो पिपरमेंट खेत की काफ़ी जो है फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट करता है, उसके बाद हम लोग बोते तो हैं धान वगैरह, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही इंडिगो है, वो फर्टिलिटी को काफ़ी एब्जॉर्व कर लेता था सॉइल का। इफ द पीजेंट रिफ्यूज टू फॉलो दियर ऑर्डर द प्लांटर्स आर गोन्स, अगर हमारे पीजेंट उनके आर्डर को फॉलो नहीं करते थे तो जो प्लांटर्स होते थे वो सैन्य मतलब गोला बंदूक लाठी डंडे के साथ अपने लोगों को लेके आते थे, कार्ड लठियाल से, हैं गूंस कार्ड लठियाल से मतलब लठैत लोग रहते हम थे। अभी भी आप पुरानी मूवियों में देखिए तो उसमें जब बंदूक वगैरह उतना नहीं रहते तो उनके साथ लठ वाले रहते थे। बीट अप, किडनैप, उनको मारते पीटते थे, किडनैप अपहरण कर लेते थे। कन्फाइंड एंड लूटेड द पीजेंट, किसानों को लूट लेते थे।
द लोकल पुलिस एंड मजिस्ट्रेट सपोर्टेड द प्लांटर्स, और स्थानीय जो पुलिस और मजिस्ट्रेट होते थे, प्रशासनिक व्यवस्था, वो प्लांटर्स का ही सपोर्ट करते थे। कनेक्ट टू हिस्ट्री में इंडियन इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। जो हमारे यहाँ की नील होती थी, अभी जैसे अस्तित्व ने श्याम जी को लगाया है बिल्कुल ब्लू कलर में, ऐसे ही अच्छा कलरिंग जो कपड़े को व्हाइट, इट वाज आल्सो द मोस्ट लास्टिंग ऑफ ऑल नेचुरल डाइज। जितने भी नेचुरल डाइज थे, कलर थे प्राकृतिक, सबसे ज़्यादा ये चलता था कलर। सो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर प्रीफर्ड इंडियन, इसलिए व्यापारी जो थे यूरोपियन कपड़ा बनाने वाले, वो लोग भारतीय नील को ज़्यादा प्रीफर करते थे। इट्स लोकल अल्टरनेटिव और ओड which was easily available in Europe. However, due to the Indian indigo being highly priced and available in small quantities, जबकि यूरोप में पैदा होने वाले नील काफ़ी मात्रा में वहाँ पर्याप्त थे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए वो लोग इंडिया, जबकि इंडियन के दाम भी ज़्यादा होते थे और सप्लाई भी कम रहती थी। इन यूरोप मार्केट मेनी यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू कल्टीवेट इंडिगो, बहुत से जो है यूरोपियन कंट्रीज ने नील की खेती करना शुरू कर दिया था। चलिए, इंडिगो रिवोल्ट और ब्लू रिविलियन उसको कहते हैं। 1859 एंड 60 बंगाल में हुआ, और चंपारण में हुआ था 1916 में, जब गांधी जी ने उनके सत्याग्रह में भाग दिया। जब ये बंगाल में सफल नहीं हुई है तो बिहार की तरफ इन्होंने रुख किया। इन 1859 द रयोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो, वहाँ के किसान मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं बोएंगे। एंड डिड नॉट पे रेंट टू द प्लांटर्स, और ना ही हम रेंट देंगे प्लांटर्स को। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री, अटैक कर दिए। सोशली बाइकॉटेड पीजेंट, सामाजिक रूप से ऐसे किसानों का बाइकॉट करना शुरू कर दिए लगातार। जमींदार अर्ड द रायोट टू रजिस्ट, जमींदार अर्ड द रायोट्स टू रजिस्ट, जमींदार विनती की गई कि रायोट्स टू रजिस्ट मतलब उनका विरोध किया जाए। भीमन रिवोल्टेड द गोमस्थाज, गोमस्थाज बताया तो हमने, एक नया ग्रुप था जिसको कंपनी ने चेक करने के लिए या सुपरवाइजिंग करने के लिए नियुक्त किया था। तो ये ऑफिशियल होते थे, कर्मचारी होते थे, और लोकल होते नहीं थे, इनको कुछ पता नहीं रहता था आसपास चीज़ें। हु कलेक्टेड रेंट वर बीटन अप एंड द रायोट रिफ्यूज टू टेक एडवांस टू सो इंडिगो, ये मार भी खाते थे किसानों द्वारा, और किसान जो है मना कर देते थे कि एडवांस में हम जो है इसको बोएंगे। इन सितंबर 1860 द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर एनी प्रेशर, किसी भी दबाव में हम नहीं बोएंगे, मना कर दिया उन लोगों ने। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, लेड बाई दिगंबर एंड विशंभर विश्वास, ये दोनों भाई थे, इन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। इट सून स्प्रेड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, पीजेंट गॉट टुगेदर टू फाइल केसेस अगेंस्ट प्लांटर, किसान एकत्रित होकर के किसानों के खिलाफ मुकदमा किया। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट विथस्टैंड देयर कलेक्टिव माइट एंड बिगन शटिंग डाउन फैक्ट्रीज। क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो है प्लांटर्स लोग अपना कोई पक्ष विशेष रख नहीं पाए और कलेक्टिव नहीं हो, इसलिए शटिंग डाउन फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल, एक इसका जो मेन प्रभाव पड़ा, वाज दैट इंजॉयड द सपोर्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास एंड अदर ग्रुप एज वेल, इनको मतलब और भी पढ़े लिखे एजुकेटेड और भी लोगों का सपोर्ट मिला। इन द रूरल एरियाज, रिबेल्स वर सपोर्टेड बाय देयर लोकल जमींदार। इन द अर्बन
ग्रामीण एरिया में जमींदारों ने सपोर्ट किया, शहरी में एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने। इन बंगाल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन, और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट नील आयोग के नाम से एक आयोग बनाया। एंड करप्ट प्रैक्टिस रिलेटिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो करप्ट प्रैक्टिस था, भ्रष्टाचार, उसको चेक करने के लिए द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, आयोग जो बनाया गया उसने प्लांटर्स की कमियां पाई, अपराधी उनको पाया, क्रिटिसाइज देम, उनकी आलोचना किया, एंड कोर्सिव मेथड दे यूज, और ऐसे प्रयोग जो तरीके लोग अपनाते थे जिससे किसान हमारे धीरे धीरे गरीब होते जाएं। दस द इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड, इस तरह से इंडिगो का उत्पादन बंगाल में समाप्त हो गया, बंद हो गया। ग्रेजुअली इट मूव टू बिहार, धीरे धीरे वो लोग बिहार की तरफ मूव किए। चंपारण वर्कर्स एट द इंडिगो प्लांटेशन रिवोल्टेड, वहाँ पर भी रिवोल्ट हुआ 1867-68। द फाइनल ब्लो ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन केम व्हेन चीपर सिंथेटिक डाई, इस तरह से नील पूरी तरह से जब समाप्त हुआ, जब उसके जगह पे आर्टिफिशियल केमिकल डाई सस्ता आ गया मार्केट में, तो इसकी डिमांड कम हो गई। चीपर सिंथेटिक डाई वाज इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी। द 1917 में महात्मा गांधी टूक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स, तो वही है, वहाँ पे महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया चंपारण मूवमेंट में, चंपारण सत्याग्रह में, और पूरी तरह से समाप्त हो गया नील की खेती। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज बचा हुआ है, कल चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे, पूछेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। और बेल फोर, हाँ आज की क्लास भी ठीक है। कितने लोग जुड़े थे? चलिए ठीक बेटा, तो आप हाँ अच्छे से वीडियो देखिएगा, वीडियो आज पुनः इसका भेज देंगे, अच्छे से समझिए और क्वेश्चन बना के हमें दीजिए, क्वेश्चन करिए, तैयारी चलती रहा, बिल्कुल ऐसे नहीं बस केवल पढ़ लिया सुन लिया फिर हो गया। ओके।